हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ कॉर्पोरेट लीगल फ्रेमवर्क। और आज के सेशन में हम देखेंगे कि शेयर जो है वो क्या होता है और कितने टाइप्स के शेयर्स होते हैं। तो सपोज हम इमेजिन करें कि कोई कंपनी है और कंपनी को जो है पैसों की रिक्वायरमेंट है। अब पैसों की रिक्वायरमेंट यानी हम अकाउंटिंग टर्म्स में बात करें तो कंपनी को फंड्स की जरूरत है, या फिर हम कह सकते हैं कंपनी को कैपिटल की जरूरत है। तो कंपनी के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिससे कैपिटल का अरेंजमेंट कर सकती है कंपनी। उसमें से एक वे होता है कि कंपनी शेयर्स को इशू करे और वो पैसा जो है पब्लिक से ले। ठीक है, तो दैट इज शेयर। अब यदि कंपनी जो है क्या करेगी, यदि वो पब्लिक के पास जाती है और उनको शेयर्स इशू करती है तो उसके बिहाफ पे पब्लिक जो है कंपनी को क्या करती है, फंड्स देती है। उसी को ही हम कहते हैं शेयर्स इशूड। ओके, अब यदि हम बात करें कि कंपनी जो है पब्लिक से पैसा किस तरीके से लेगी, टोटल कैपिटल जो है किस तरीके से अरेंज होगी, तो कंपनी क्या करती है, कंपनी की जितनी भी टोटल कैपिटल है उसको जो है छोटे छोटे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। फॉर एग्जांपल, ये टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी है, यानी कंपनी को ओवरऑल 1 करोड़ की जरूरत है ना, 2 करोड़ की जरूरत है। तो कंपनी क्या करती है, उस 1 करोड़ को या 2 करोड़ को जो है छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, और हर एक पार्ट को, हर एक हिस्से को क्या कहते हैं हम, शेयर्स। और कुल मिला के सभी एक पार्ट्स की यदि हम बात करेंगे तो दैट विल बी, एक पार्ट को हम कहेंगे शेयर या अंश, और वहीं जो है सभी पार्ट्स की बात करेंगे तो दैट विल बी शेयर्स, इसका प्लूरल फॉर्म हो जाएगा, है ना। तो पब्लिक क्या करती है, जिसको एक पार्ट खरीदना है तो वो शेयर्स खरीदती है, जितने जिसको परचेस करने रहते हैं उतने परचेस करती है, और उसके बिहाफ पे पब्लिक जो है कंपनी को कैपिटल देती है, और कंपनी जो है पब्लिक को क्या करती है, शेयर्स का सर्टिफिकेट इशू करती है। एक तरीके से कंपनी क्या कर रही है, शेयर्स यानी अपना हिस्सा दे रही है कंपनी, किसको, पब्लिक को। जो जितना पैसा देता है उसको उतनी हिस्सेदारी मिलती है। इसको और डिटेल में हम समझेंगे। लेट अस, जो अभी हमने पढ़ा है उसको एक बार हम थ्योरेटिकल वे में भी पढ़ ले, ताकि हमारे पास जो है पूरी क्लैरिटी आ जाए। द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स टर्म्ड एज शेयर्स। वही चीज हमने बात की, शेयर क्या है कि कंपनी की जो कैपिटल है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, और उसी को ही हम क्या कहते हैं, शेयर्स। अब शेयर क्या है, इट इज द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय अ कंपनी टू रेज फंड्स या टू रेज कैपिटल फ्रॉम पब्लिक। तो शेयर क्या है, एक तरीके का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो पब्लिक को जारी किया जाता है, और उसके बिहाफ पे पब्लिक जो है हमें फंड्स देती है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट शेयर्स। अब इसको जो है हम एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं, ताकि जो है हम इसको और क्लैरिटी से समझ पाए, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमें आना चाहिए। सो लेट अस अज्यूम कि कोई कंपनी है और कंपनी को जो है 10 लाख रुपीज की रिक्वायरमेंट है एज अ कैपिटल, है ना। जब कंपनी को वो शेयर्स इशू करती है ना, तब बहुत करोड़ में जब बहुत ज्यादा अमाउंट चाहिए जाता है तभी जो है वो पब्लिक के पास रहती है। लेकिन हमें यहाँ पे एग्जाम्पल को समझना है, तो हमने जो है एक छोटा सा अमाउंट लिया है कि कंपनी, एक कंपनी है जिसको 10 लाख रुपीज जो है कैपिटल की जरूरत है। तो कंपनी क्या करेगी, पब्लिक के पास अप्रोच करेगी उस कैपिटल के अरेंजमेंट के लिए। इसके लिए कंपनी क्या करेगी, इस 10 लाख को जो है छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। जैसे कि द टोटल कैपिटल डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, यानी शेयर्स में डिवाइड कर देगी, और उसकी वैल्यू रख दी कंपनी ने 10 रुपीज। ये 10 रुपीज जो है कंपनी अपने मन से रख सकती है कि पर्टिकुलर एक शेयर की वैल्यू 10 रुपीज हो सकती है, 20 रुपीज हो सकती है, 100 रुपीज हो सकती है। ये कंपनी अपने हिसाब से डिसाइड करती है कि उस एक पार्ट का जो है वैल्यू कितनी रहेगी। एक पार्ट की जितनी वैल्यू रहेगी तो जो जितने शेयर्स खरीदेगा उतने अमाउंट जो है उसे देना होगा। तो हमारे एग्जाम्पल में 10 रुपीज जो है एक पार्ट की वैल्यू है। तो यहाँ पे 10 रुपीज जो है पर पार्ट की जो है, पर शेयर की वैल्यू है। ठीक है, तो जिसको जितना हिस्सा रिक्वायर्ड होगा वो पब्लिक जो है उतना हिस्सा जो है लेगी। ठीक है, अब कंपनी को जो है 10 लाख रुपीज की रिक्वायरमेंट है, और पर शेयर की वैल्यू जो है कंपनी ने कितनी रखी है, 10 रुपीज। दैट मीन्स कंपनी को कितने शेयर्स इशू करने पड़ेंगे उस 10 लाख का अरेंजमेंट करने के लिए। तो कंपनी ने को जो है 10 लाख रुपीज की रिक्वायरमेंट है, एक शेयर की वैल्यू कंपनी ने रखी है 10 रुपीज, एक पार्ट की वैल्यू रखी है कंपनी ने 10 रुपीज। तो टोटल जो है 1 लाख शेयर जो है कंपनी को इशू करने रहेंगे। अगर कंपनी 1 लाख शेयर्स जो है इशू करती है और 10 रुपए का एक शेयर है, तो टोटल कैपिटल कितनी आ जाएगी कंपनी के पास, दैट विल बी रुपीज
10 लाख, ठीक है। तो इस तरीके से कंपनी जो है पब्लिक से अप्रोच करेगी। अब इसको यदि हम फॉर्मूले वाइज भी देखें तो टोटल कैपिटल को यदि हम प्राइस ऑफ पर शेयर से डिवाइड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। अब जो ये शेयर्स हैं इसको जो भी परचेज करेगा 1 लाख शेयर्स में से, हो सकता है कोई ए नाम का बंदा है, इसने 500 शेयर्स परचेज किए, तो ये 500 शेयर्स इसने परचेज किए 10 रुपीज पर शेयर की वैल्यू, यानी इसने 5000 रुपीज जो है कंट्रीब्यूट किए हैं कंपनी में। ऐसे ही कोई बी नाम का बंदा है और इसने जो है 1000 शेयर्स जो है खरीदे हैं और 10 रुपीज शेयर की वैल्यू है, तो इसने जो है 10,000 जो है रुपीज कंट्रीब्यूट किए हैं कंपनी ने। अब कोई ऐसा पर्सन है जिसने जो है 600 शेयर्स खरीदे हैं, 10 रुपीज वैल्यू है, तो इसने जो है 6000 रुपीज जो है कंट्रीब्यूट किए हैं कैपिटल में। तो जितने भी लोगों ने जितने शेयर्स खरीदे हैं, परचेज किए हैं, यानी एक तरीके से कंपनी में हिस्सेदारी ली है, उन्हें हम कहेंगे शेयर होल्डर्स। इन्होंने एक तरीके से क्या किया है, शेयर होल्डर्स ने कंपनी में कैपिटल दिया है, तो इनकी हिस्सेदारी हो गई कंपनी में। तो दिस आर नोन एज अकाउंटिंग टर्म में जो है इन्हें क्या कहते हैं, ऐसी पब्लिक जिसने कंपनी में फंड्स दिए हैं एज अ कैपिटल, तो उन्हें हम कहेंगे शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो एग्जाम्पल से आपको बेहतर समझ में आया होगा। तो एक बार यदि हम रिवाइज करें, कंपनी को 10 लाख रुपए की जरूरत है, कंपनी ने ईच शेयर की वैल्यू कितनी रखी है, 10 रुपीज। तो इस तरीके से कंपनी ने ओवरऑल 1 लाख शेयर्स जो है जारी किए हैं। अब इस 1 लाख में से हो सकता है किसी ने 10,000 शेयर्स खरीदे हों, किसी ने 9,000 शेयर्स खरीदे हों, और 10 रुपीज के हिसाब से जो है वो अपना पेमेंट कर देंगे, क्योंकि एक की वैल्यू 10 रुपए है, तो यदि कोई 10,000 शेयर्स खरीद रहा है तो 10,000 इंटू 10 1 लाख रुपीज उसको देना पड़ेगा। तो इस तरीके से पब्लिक जो है कॉन्ट्रीब्यूट करती है उस कंपनी में। अब जो इस शेयर्स को खरीदता है उन्हें हम क्या कहते हैं, दे आर द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। एक तरीके के जितना जितना हिस्सा जिसने खरीदा है वो उतनी उतनी हिस्सेदारी कंपनी में रखता है। ठीक है, उतना उतना मालिकाना हक रखता है, हम यदि उसको एक्चुअल लैंग्वेज में बात करें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स कि ये शेयर्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो यूजुअली जो है दोस्तों, शेयर्स जो है दो तरीके के होते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर्स, दूसरे होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, और प्रेफरेंस के भी अलग अलग टाइप्स है जिसको हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। यस, अब क्या होते हैं इक्विटी शेयर्स। तो सबसे पहले यदि हम बात करें इक्विटी शेयर्स की, तो दिस आर द ऑर्डिनरी शेयर्स व्हिच आर इशूड टू द जनरल पब्लिक। इक्विटी शेयर्स को ऑर्डिनरी शेयर्स कहा जाता है, जो पब्लिक को दिए जाते हैं, है ना, उनको इशू किए जाते हैं। डिविडेंड इज पेड ओनली आफ्टर पेइंग टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। अब क्या कहा जा रहा है कि इक्विटी शेयर्स को जो है डिविडेंड कब मिलता है, प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स को देने के बाद जो है इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड मिलता है। अब बात आई कि डिविडेंड क्या होता है। जैसे कि हमने बात की कि जो कंपनी जो है क्या करती है, शेयर्स इशू करती है, यानी एक तरीके का सर्टिफिकेट देती है अपनी हिस्सेदारी का, किसको, पब्लिक को, और पब्लिक जो है फंड्स देती है। तो पब्लिक क्या फ्री में फंड्स देगी क्या, नहीं। कंपनी क्या करे, हर साल जो है कंपनी को प्रॉफिट होगा, उसका कुछ हिस्सा जो है कंपनी अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जो है शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है, उसी को ही हम कहते हैं डिविडेंड। यानी जो शेयर होल्डर्स को रिटर्न में मिलता है, अपने कैपिटल कंट्रीब्यूशन के रिटर्न में मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड। ठीक है, तो डिविडेंड जो है पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा, और उसके बाद जैसे कि सपोज कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है 10,000 रुपीज, और इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर दोनों हैं, तो पहले इन 10,000 में से प्रेफरेंस शेयर्स को दिया जाएगा डिविडेंड, और उसके बाद जो है इक्विटी को दिया जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़े, दे आर द रियल ऑनर्स ऑफ द कंपनी। इक्विटी शेयर्स को रियल ऑनर्स कहा जाता है। ओके, इसको हम डिटेल में रियल ऑनर्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कंपनी के लास्ट तक ये कंपनी, इनको वोटिंग पावर का राइट रहता है, ये कंपनी में अच्छी हिस्सेदारी रखते हैं, है ना, इन कंपैरिजन टू प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स टेक एक्टिव पार्ट इन द मैनेजमेंट एंड हैविंग वोटिंग पावर इन द कंपनी। ये मैनेजमेंट की उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इनको वोटिंग पावर है, वहां प्रेफरेंस को नहीं होता है, इसलिए जो है इन्हें रियल ऑनर्स कहा जाता है। These are non redeemable in nature। इक्विटी शेयर्स ने एक बार पैसा लगा दिया कंपनी में, तो उनका पेमेंट जो है लाइफ टाइम तक नहीं होगा, रिटर्न ऑफ कैपिटल नहीं होगा, जब तक कंपनी बंद नहीं हो जाती। किसी केस में कंपनी का लिक्विडेशन होता है या कंपनी बंद होती है तो ही इनका पेमेंट होगा, अदरवाइज पूरे ड्यूरेशन ऑफ द लाइफ में ऑफ द कंपनी में जो है ये नॉन रिडीमेबल नेचर के होते हैं।
At liquidation, return of capital is paid only after paying to preference shareholder. और किसी भी कारण से यदि कंपनी बंद होती है, लिक्विडेशन होता है या वाइंड अप होती है, तो पहले कैपिटल रिटर्न किसको होगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को होगा, और फिर जो है इक्विटी शेयर होल्डर्स को होगा। ठीक है, अब पढ़े हम प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं, इनको प्रेफरेंशियल राइट रहता है, यानी इनको प्रेफरेंस दिया जाता है इक्विटी की अपेक्षा दो चीजों पर। दैट इज, आइए इसको पढ़ते हैं। दिस शेयर्स कैरी अ प्रेफरेंशियल राइट इन रिस्पेक्ट टू, सबसे पहले पेमेंट ऑफ डिविडेंड एट अ फिक्स रेट व्हेन डिविडेंड इज डिक्लेयर। कंपनी जब भी जिस ईयर में भी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, ऐसा कंपलसरी नहीं रहता है कि हर साल जो है प्रॉफिट के हिस्से में से जो है शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना है ना। जिस पर्टिकुलर ईयर प्रॉफिट ज्यादा होता है तो कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है, तो जब भी डिविडेंड डिक्लेयर होगा तो पहले प्रेफरेंस शेयर्स को दिया जाएगा फिक्स्ड परसेंटेज पे, और उसके बाद यदि कोई प्रॉफिट बचता है तो वो फिर इक्विटी शेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है, और सेकेंड जो प्रेफरेंस दिया जाता है दैट इज ऑन रीपेमेंट ऑफ अ कैपिटल, जो अभी हमने इक्विटी में भी पढ़ी कि जब भी कैपिटल का रीपेमेंट होगा एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, जब भी कंपनी बंद होगी, तो बिफोर पेइंग टू इक्विटी शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस जो है इनको मिलेगा, यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो है डिविडेंड भी पहले मिलेगा, और दूसरा जो है इन्हें जो है पेमेंट रीपेमेंट जो होगा इनके कैपिटल का, रीपेमेंट लिखना ज्यादा बेटर होगा, रीपेमेंट जो होगा इनके कैपिटल का वो भी इक्विटी से पहले होगा। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब प्रेफरेंस को जो है प्रेफरेंस दिया जा रहा है कि इनको डिविडेंड भी मिल रहा है पहले और इनको कैपिटल रिटर्न भी पहले होगा, तो फिर इक्विटी से बेटर तो प्रेफरेंस है? नहीं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो है डिविडेंड मिलेगा ऑब्वियसली, और इनको रीपेमेंट में भी पहले हक इनको मिलेगा, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स को कहा गया है कि दे आर द रियल ओनर्स, है ना। दैट मीन्स उनका मैनेजमेंट में, कंपनी के मैनेजमेंट में उनका रोल है, यानी वो डिसीजन प्ले करते हैं कंपनी में, है ना, डिसीजन लेने में उनका राइट है, वोटिंग पावर रहता है उनको, तो दैट मीन्स कंपनी में जो है इनका महत्व है रिगार्डिंग द डिसीजन पावर। दूसरी बात, इक्विटी शेयर होल्डर्स शेयर्स ऐसे शेयर्स हैं, ये डिविडेंड के लिए काम नहीं करते हैं। जिन पब्लिक ने इक्विटी शेयर्स लिए हैं उन्होंने डिविडेंड लेने के लिए कंपनी में शेयर्स नहीं लिए हैं इक्विटी टाइप के। ये क्या होते हैं, आगे जाके शेयर्स जो हैं एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वहां पे लिस्टेड होते हैं, और शेयर्स की वैल्यू बढ़ती जाती है तो इनकी हिस्सेदारी, इनके शेयर, इनका जो है मुनाफा उस तरीके से बढ़ता है, तो इसलिए जो है इक्विटी शेयर्स को रियल ऑनर्स कहा गया है, उनका ये बेनिफिट होता है, और प्रेफरेंस का उनको सिर्फ डिविडेंड मिलता जाए हर पर्टिकुलर ईयर में, तो ये उनका राइट रहता है। ठीक है, अब प्रेफरेंस शेयर्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं, आइए उनको देखते हैं। काइंड्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, थ्योरी में पूछा जाता है कि काइंड्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, या आपको क्वेश्चन दे देंगे, ऑब्जेक्टिव दे देंगे, और उसमें पूछेंगे ये किस टाइप का प्रेफरेंस शेयर है। तो सबसे पहले बात करें क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, द एरियर ऑन दिस डिविडेंड इज पेड फर्स्ट व्हेनेवर डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड बिफोर पेइंग टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब यदि किसी पर्टिकुलर ईयर कंपनी जो है डिविडेंड नहीं दे पाई है ना, तो नहीं दे पाई यानी उस पर्टिकुलर ईयर डिविडेंड नहीं हुआ, यानी क्या हो गया, एरियर ऑफ डिविडेंड नहीं दे पाई। तो यदि आप क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस के तहत आते हो, तो जिस पर्टिकुलर ईयर, सपोज थर्ड ईयर में कंपनी जो है आपको डिविडेंड दे रही है, तो वो आपको फर्स्ट ईयर का भी देगी, सेकेंड ईयर का भी देगी, और थर्ड का तो मिलेगा ही मिलेगा, तो वो होता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस। और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, if no dividend is paid in any of the year it is said to be lapsed। यदि किसी पर्टिकुलर ईयर में डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हुआ है तो वो लैप्स हो गया, वो आपको कभी भी नहीं मिलेगा। जिस पर्टिकुलर ईयर में डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है सिर्फ उसी ईयर का आपको डिविडेंड मिलेगा। इसको और क्लैरिटी के लिए हम एग्जांपल से समझते हैं। सपोज अ कंपनी नॉट डिक्लेयर डिविडेंड फॉर द ईयर 2018 एंड 2019। हमने सपोज किया है कि कंपनी ने 2018 और 2019 में डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया है, हो सकता है प्रॉफिट कम हो या कंपनी ने किसी कारण से डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया था। और अब जो है नाउ इन 2020 कंपनी इज हैविंग सफिशिएंट प्रॉफिट एंड इट डिक्लेयर्स डिविडेंड। अब 2020 में कंपनी ने डिक्लेयर किया है डिविडेंड, यानी 2018 में डिविडेंड नहीं दिया था कंपनी ने, 2019 में भी नहीं दिया है, और इन 2020 में कंपनी डिविडेंड दे रही है। यहाँ पे अब यदि कोई जैसे मिस्टर जॉन है और इनके पास है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, और वहीं एक मिस्टर थॉमस हैं जिनके पास है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। अब जिनके पास क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं
तो इनको 2018 का भी मिलेगा, 2019 का भी मिलेगा और 2020 का भी मिलेगा। इन विच ईयर, किस ईयर में? 2020 में, है ना। इनको तीनों ईयर्स का मिलेंगे क्योंकि इन्होंने किस टाइप का प्रेफरेंस शेयर लिया है? क्यूमुलेटिव। यानी यदि किसी पर्टिकुलर वर्ष जो है डिविडेंड नहीं मिल पाता है तो इनको जिस वर्ष में डिविडेंड डिक्लेयर होगा तो उनको पिछले वर्षों का भी डिविडेंड मिल जाएगा। और वहीं जैसे कि मिस्टर थॉमस के पास नॉन क्यूमुलेटिव है तो इनको 2018 का नहीं मिलेगा, 19 का भी नहीं मिलेगा, उन्हें सिर्फ 2020 का मिलेगा इन द ईयर 2020। और ये तो लैप्स हो जाएंगे, इन्हें ये डिविडेंड कभी भी नहीं मिलेगा, है ना। अब ये आएगा कि जब क्यूमुलेटिव में ये बेनिफिट है तो फिर सभी क्यूमुलेटिव लेंगे? नहीं, सब शेयर्स के बेनिफिट्स अलग रहते हैं, तो इसलिए कोई कोई चूज करता है कि हमें इसमें परसेंटेज कम होगा डिविडेंड का, कुछ ना कुछ क्राइटेरिया रहता है, उसके बेसिस पे जो है अलग अलग टाइप के प्रेफरेंस शेयर्स रहते हैं। तो ये हो गए क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव। अब दूसरा यदि हम बात करें पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, these shares carry right of sharing profit left after paying to preference and equity shares। अब क्या हुआ है कि कंपनी को प्रॉफिट हुआ, अब प्रॉफिट में से जो है कुछ हिस्सा जो है कंपनी ने सबसे पहले जो है किसको दे दिया? प्रेफरेंस शेयर्स को मिलता है डिविडेंड, और फिर जो है इक्विटी को दे दिया। उसके बाद भी कंपनी के पास यदि प्रॉफिट बचता है और यदि आप पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स में आते हैं तो लेफ्ट ओवर जो प्रॉफिट है उसके ऊपर आपका राइट रहता है, दैट इज नोन एज पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। और नॉन पार्टिसिपेटिंग यानी दिस शेयर डू नॉट कैरिंग राइट ऑफ शेयरिंग प्रॉफिट लेफ्ट आफ्टर पेइंग टू प्रेफरेंस एंड इक्विटी। इक्विटी और प्रेफरेंस को देने के बाद आपके पास कोई हक नहीं रहेगा, कंपनी के पास यदि ज्यादा प्रॉफिट भी होता है तो वो कंपनी जो है अपने पास रखेगी, नॉन पार्टिसिपेटिंग में वो प्रॉफिट जो है आपको नहीं मिलेगा, दैट इज पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग। फिर आता है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ऐसे प्रेफरेंस शेयर जो आने वाले समय में खुद को इक्विटी में कन्वर्ट करवा सके, दैट इज कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। दैट मींस कभी कभी होता है शेयर होल्डर्स नहीं समझ पाते हैं कि उनको कौन से शेयर्स लेने चाहिए। भाई इक्विटी में रिस्क भी ज्यादा रहता है, अगर आपको बेनिफिट मिलता है तो रिस्क भी, तो उस समय जब डिसाइड नहीं हो पाता है तो आप कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर चूज कर लेते हैं कि आने वाले समय में यदि आपको फील होगा तो आप उसको इक्विटी में कन्वर्ट करवा लेंगे। और इसी का ही अपोजिट नॉन कन्वर्टेबल, दिस शेयर्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, ये कभी भी इक्विटी में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, दिस शेयर्स कैन बी रिडीम्ड एज पर रूल्स ऑफ द कंपनी। ऐसे शेयर्स यदि रिडीमेबल हैं तो इनका पेमेंट हो जाएगा, जितने भी रिडीमेबल टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स यदि जारी होते हैं तो उनका टाइम पीरियड रहता है 10 सालों के लिए हम शेयर्स इशू कर रहे हैं, 15 सालों, तो उस समय के बाद जो है उनका पेमेंट हो जाएगा। लेकिन यदि इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, दिस शेयर्स कैन नॉट बी रिडीम्ड बाय द कंपनी, कंपनी इसका पेमेंट नहीं करती है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, जब तक कंपनी लिक्विडेशन नहीं होता है तब तक जो है इनका पेमेंट नहीं होता है, दैट इज इरिडीमेबल। तो दोस्तों हमने ये देखा कि शेयर क्या होता है, तो ओवरऑल कंपनी की कैपिटल को जब छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं हम, तो उसी को ही हम क्या कहते हैं, पर्टिकुलर एक एक पार्ट को, एक एक हिस्से को हम क्या कहते हैं, दैट इज शेयर। और वो शेयर्स जो है कंपनी किसको इशू करती है? पब्लिक को, और पब्लिक उसके बिहाफ पे क्या करती है? पैसा देती है, कैपिटल देती है कंपनी को, और उसके बिहाफ पे पब्लिक को जो है डिविडेंड मिलता है एज अ बेनिफिट, है ना। हर ईयर में जब भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है, जब भी प्रॉफिट सफिशिएंट होता है। फिर हमने देखा प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर्स, दो टाइप के शेयर्स होते हैं। और इक्विटी शेयर्स आर द रियल ओनर्स, इन्हें ऑर्डिनरी शेयर्स कहा जाता है। इनको मैनेजमेंट में राइट रहता है पार्टिसिपेट करने का, वोटिंग पावर राइट्स रहते हैं, है ना। लेकिन जब भी डिविडेंड डिक्लेयर होगा तो वो प्रेफरेंस शेयर को पहले मिलेगा और फिर जो है इक्विटी को मिलेगा। वही बात करें हम प्रेफरेंस शेयर की, तो प्रेफरेंस शेयर्स ऐसे शेयर्स होते हैं जिन्हें प्रेफरेंशियल राइट रहता है, सबसे पहले उन्हें डिविडेंड मिलेगा इक्विटी से पहले, और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल जब कंपनी बंद होगी तो इनकी कैपिटल की पेमेंट पहले होगी इक्विटी से पहले। तो ये उनके दो प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं। फिर हमने देखे टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, जिसमें एरियर ऑफ डिविडेंड क्यूमुलेटिव में मिल जाता है और नॉन क्यूमुलेटिव में नहीं मिलता है। फिर पार्टिसिपेटिंग में हमने क्या देखा कि प्रॉफिट जो इक्विटी और प्रेफरेंस को प्रॉफिट देने के बाद, डिविडेंड देने के बाद यदि कंपनी के पास कुछ प्रॉफिट बचता है और आप पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर के अंतर्गत आते हैं तो आपको राइट है, उस पे आप क्लेम कर सकते हैं। और नॉन पार्टिसिपेटिंग में आपको शेयर जो प्रॉफिट जो लेफ्ट ओवर है उस पर कोई राइट नहीं रहेगा। वैसे ही कन्वर्टेबल इक्विटी में कन्वर्ट करवा सकते हैं, नॉन कन्वर्टेबल इक्विटी में कन्वर्ट नहीं करवा सकते हैं। सेम रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल,
कि आपका पेमेंट हो जाएगा पर्टिकुलरली जो ड्यूरेशन रहेगा उसके बाद, और इरिडीमेबल में वो नहीं होगा। तो ओवरऑल हमने देखा शेयर्स और शेयर्स के कितने टाइप्स होते हैं, फिर हमने प्रेफरेंस शेयर्स के भी टाइप्स देखे जो कि इस तरीके से हैं। ओके, सो विद दिस थैंक यू, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। और यदि आपको कंटेंट अच्छा लगता है, समझ में आता है, आपको वैल्यू एडिशन लगता है, तो प्लीज सपोर्ट अस बाय लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग द चैनल, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि जो है उनको भी मदद मिल सके। ओके, सो टिल देन थैंक यू।